गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में आपके स्टेट टेट भी और सी टेट भी दोनों होने हैं। जिसका जो भी स्टेट है उसका उसी से संबंधित टेट होगा। उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माता रानी करे आपका अब की बार आप जो भी एग्जाम दे उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन कब होगी? जब आप मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता ना। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई आए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई आए। जब आप सफल हो तो चारों तरफ हाहाकार मच जाए कि कमाल कर दिया भाई लड़के ने या लड़की ने, है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोड के साथ। जो पंक्तियां हैं अब्दुल कलाम जी की, उन्होंने क्या कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ठीक है, कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो तो सीखो, तभी जाके आप क्या करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, जो भी मैंने कहा ना आपको कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक जिद का होना जरूरी है, एक जुनून का होना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर वो जिद नहीं होगी कि कुछ भी हो जाए हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पियाजे, होलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन पियाजे का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास का सिद्धांत। कल हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे कि कितनी अवस्थाएं होती है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो उनके अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं होती है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सबसे पहले अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन सी अवस्था है पहली? संवेदी प्रेरक अवस्था, या उसका दूसरा नाम क्या है? इंद्रिय जनित गामक। ये कब से कब तक होती है? ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कब तक? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या क्या होता है ये हम एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगी और आपको एक एक पॉइंट नोट डाउन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में बच्चा आंख, नाक और कान से सीखता है। जब इतना छोटा बच्चा होगा, कितना छोटा? जन्म से 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा होगा तो वो कहाँ से सीखना शुरू करेगा? कैसे देखेगा, कैसे करेगा? तो वो सारी चीजें क्या किससे करता है? देख देख के, आंख से, नाक से। मतलब उसके अंदर इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, वो किसी भी चीज को नहीं समझ पाता। तो वो जो देखेगा उसे ही देख के खुश हो जाएगा। आप उसकी तरफ जैसे भी आंख, नाक, मुंह करोगे वो आपको देख के खुश हो जाएगा, थोड़ी स्माइल देनी शुरू कर देगा। अगर आप उसके सामने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाओगे तो वो हंसना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्या है कि भूख लगने की स्थिति में बालक क्या करता है? रोकर व्यक्त करता है। आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा जब तक उसका पेट भरा रहेगा, जब तक वो खेलता रहेगा, हाथ पैर मारता रहेगा, खुद ही हंसता रहेगा। कभी कभी आपने देखा हो ना, आप बच्चे को जमीन पे लिटा दो या बेड पे लिटा दो 2 साल तक के बच्चे को, तब तक वो, जब तक उसे भूख नहीं लगेगी तब तक वो आराम से लेटा रहेगा, हाथ पैर हिलाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन रोएगा नहीं। लेकिन जब उसके इतने हाथ पैर हिलाने के बाद एक्सरसाइज हो जाती है उसकी, तो उसे क्या लगती है? भूख लगती है। जब उसे भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी भूख को व्यक्त करने के लिए क्या करता है? रोता है जोर जोर से कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ लेके आओ, दूध लाओ, कुछ भी लाओ, मुझे खाने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। बिल्कुल सही बात है। वो जो वस्तुएं उसके सामने है ना, वो उसी को मानता है। वो तो सोचता है, 2 साल तक का बच्चा क्या करेगा? उसके सामने खिलौने रखोगे, कुछ भी रखोगे, सारी चीज, तो वो सिर्फ उसे उसी के बारे में पता है और दुनियादारी के बारे में उसे कुछ नहीं पता। उसे किसी चीजों के बारे में नहीं पता। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को मानता है, उन्हीं चीजों को देखता है जो उसके आसपास है। उसके खिलौने हैं, उसके मम्मी पापा है, भाई बहन है, घर के लोग हैं,
है, उन्हीं सारी चीजों को मानता है कि बस यही मेरी दुनिया है और यही मेरा सब कुछ है। कहने का अभिप्राय है कि जो प्रत्यक्ष है, मतलब जो उसके सामने है, वो उसी को अपना अस्तित्व मानता है, उसी को सोचता है कि जो भी है बस यही है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। मतलब बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि जो बालक होता है, आपने देखा ना कि आप बच्चे को बेड पे लिटा दीजिए, बेड पे लिटा दीजिए, उसके बाद आप खिलौने को दूर रख दीजिए। जो बच्चे तेज बुद्धि का ये देखा गया है ना कि उसमें बुद्धि कितनी है, उसमें वो कितना इंटेलिजेंट है, उसके लिए मतलब उसके कार्यों से पता चल जाएगा कि बच्चे में बुद्धि का विकास कितना है या वो कितना इंटेलिजेंट है। तो अगर बच्चा तेज बुद्धि का होगा तो वो उस चीज को पकड़ने के लिए प्रयास करेगा, और जो बच्चा मंद बुद्धि का होगा वो उस चीज को दूर रखी हुई को देखकर क्या करेगा, रोता रहेगा कि कोई मुझे इसे लाकर दे दे, क्योंकि वो अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डालता कि ये चीज मेरे पास कैसे आएगी। लेकिन जो तेज बुद्धि वाला होगा, जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर बहुत स्मार्ट बनेगा, वो क्या करेगा, जो बेड की चादर होगी ना, आपने देखा होगा कि चादर को इकट्ठा करता रहेगा, खींचता रहेगा ऐसे ऐसे करके, और जब वो खिलौना उससे दूर है ना तो वो उसके पास आ जाएगा। तो हम बोलते हैं ना कि देखो कितना तेज बच्चा है, बोलते हैं ना ऐसे बच्चे को देखकर कि देखो कितना तेज बच्चा है, अभी से उसका दिमाग काम कर रहा है कि इस चीज को अपने पास लाना है, तो चादर को खींचेंगे तो वो अपने पास आएगी। लेकिन जो थोड़े मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, मतलब नॉर्मल से थोड़े से कुछ कम होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे वो चीज चाहिए तो उसे भी, लेकिन वो जोर जोर से रोते रहेंगे कि उसे वो चीज चाहिए, कोई उसे लेके पकड़ा दो, मतलब उठा के दे दो, ठीक है, इसलिए रोएंगे। लेकिन जो थोड़ा प्रखर बुद्धि वाला होगा, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, कहने का मतलब यही है कि जो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में जो बच्चे रखे जाते हैं, वो क्या करेंगे, उस चादर को धीरे धीरे खिसका के उस चीज को, उस खिलौने को अपने पास लेके आ जाएंगे। कहने का अभिप्राय यही है। तो जो बालक की बुद्धि होती है, बालक की बुद्धि का किससे पता चलता है, उसके कार्यों से, उसकी एक्टिविटी से, कि वो किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है, किस तरह से उसके कार्य हो रहे हैं, तो इससे उसकी बुद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण, स्मृति यानी याद करने की, सीखने की, कि बार बार किसी चीज को देखकर सीखना, बार बार किसी चीज को देखकर क्या करता है, बच्चा सीखता है, उसे याद रखता है। और मानसिक निरूपण मतलब उस अपने दिमाग पर जोर डालता है कि ये चीज मुझे कैसे करनी है। आप बच्चे को, छोटे बच्चे के सामने ही आप मोमबत्ती लेके बैठिए, मोमबत्ती में अगर गलती से उसका हाथ लग गया और वो हाथ जल गया ना, दोबारा वो उसे टच नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे हाथ लगाने से दर्द होगा, जलन होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, बच्चा क्या करता है, एक बार देख के, दो बार देख के, एक बार हाथ लगाएगा, दो बार हाथ लगाएगा, तीसरी बार उसे पता चल जाएगा कि अब इसे हाथ लगाऊंगा तो पक्का जलूंगा, ठीक है। तो वो इसलिए उसे हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए सीख जाएगा। एक बार देख करने के बाद, दो बार करने के बाद बच्चा क्या होता है, सीख जाता है कि अब इसे नहीं करना। ये क्या हो गई, ये कौन सी अवस्था चली हुई है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में संवेगी प्रेरक अवस्था चली हुई है। अब इसकी 6 स्टेज होती है, मतलब कहाँ से, 0 से 3 दिन तक, फिर 1 से 4 माह तक बच्चा क्या करता है, क्या सीखता है, 4 से 8 माह तक क्या सीखता है, 8 से 12 माह तक क्या करता है, क्या सीखता है, और 12 से 18 माह तक, और 18 से 24 माह तक क्या सीखता है, ठीक है। तो अलग अलग अवस्थाएं होती है। अब इसे कितने 6 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहली अवस्था कौन सी है, सबसे पहली अवस्था है प्रतिव्रत अवस्था। प्रतिव्रत यानी ये कितने दिन की होती है, 0 से 3 दिन की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, 0 से मतलब जन्म से, पैदा होने से 3 दिन की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिव्रत बोलेंगे। इस अवस्था में मुंह में अंगूठा डालकर चूसना। बच्चा, आपने देखा होगा ना कि 2-3 दिन का बच्चा, मतलब बच्चा पैदा होते ही क्या करता है, मुंह में अंगूठा डालकर चूसना शुरू कर देता है। तो प्रतिव्रत जो अवस्था होती है, अगर क्वेश्चन आएगा कि मुंह में अंगूठा डालकर चूसना ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, तो प्रतिव्रत अवस्था के अंतर्गत आता है। और संवेगी प्रेरक अवस्था के अंदर, संवेगी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामा अवस्था के अंदर जो स्टेज होती है, 6 स्टेज होती है, 6 अवस्थाएं होती है, उनमें से कौन सी अवस्था के अंतर्गत, प्रतिव्रत अवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरी अवस्था होती है प्रमुख वृत्ति या प्रतिक्रिया अवस्था। दूसरी कौन सी होती है, प्रमुख वृत्ति या प्रतिक्रिया। ये कितने माह तक होती है, ये 1 से 4 माह तक, यानी 1 महीने से 4 महीने के बीच की जो अवस्था होती है वो प्रमुख वृत्ति या प्रतिक्रिया अवस्था होती है। इसमें बालक क्या करता है, क्रियाओं को दोहराता है, मतलब बार बार उसी काम को करना, जो भी उसने काम किया उसे बार बार करने की कोशिश करेगा 4 महीने तक, ठीक है। आप उसे हंसाना शुरू कीजिए, आपने देखा होगा ना छोटा बच्चा, आप उसे हंसता रहेगा, ठीक है। आप कुछ उसे एक चीज दे दीजिए खेलने के लिए, कुछ भी चीज दे दीजिए, वो दोबारा कोशिश करेगा कि मुझे
वही चाहिए, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, जो भी क्रियाएं करता है, जो भी एक्टिविटीज करता है, उन्हें दोहराता है, रिपीट करता है। किस अवस्था में? 1 से 4 महीने की अवस्था में, ठीक है। उसके बाद तीसरी अवस्था, तीसरी स्टेज कौन सी आती है? तीसरी स्टेज आती है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं में ये कब से कब तक होती है? 4 से 8 माह के जो बीच की अवस्था होती है वो होती है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं। इसमें बालक क्या करता है? चीजों को उलट पलट करना सीखता है। क्या करता है बालक? चीजों को, उसके पास आप खिलौने रख दीजिए, दुनिया भर की चीजें रख दीजिए, उसे यहाँ से उठा के वहां फेंक देगा। पूरे घर में सारी चीजों को उलट पुलट करना सीख जाता है। कब तक? 8 माह तक। चलना फिरना तो नहीं सीखता, लेकिन चीजों को उठा के फेंकना शुरू कर देता है, उलट पलट करना शुरू कर देता है। कौन सी स्टेज में? तीसरी स्टेज यानी गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं में। नेक्स्ट आता है गौण स्कीमेटा। गौण स्कीमेटा ये कब से कब तक होती है? 8 से 12 महीने तक होती है। 8 से 12 महीने के बीच बच्चा क्या सीखता है? सबकी नकल करना। क्या करता है? आप कैसे भी करो उसके सामने, आड़े टेढ़े मुंह बनाओ वो भी ऐसे ही बनाएगा, आप हंसो वो भी हंसेगा, आप झूठ मूठ रो के दिखाओ वो भी आपको झूठ मूठ रो के दिखाएगा। तो बच्चा क्या करता है? नकल करता है, नकल करनी सीख जाता है। कब? 8 से 12 माह के बीच। 8 से 12 माह के बीच उसे क्या बोलते हैं? गौण स्कीमेटा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है 5 नंबर पे? तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाएं। तृतीय वर्तीय प्रतिक्रियाएं ये कब से कब तक होती है? 12 से 18 माह तक होती है। 12 से 18 माह के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है तृतीय प्रतिक्रिया। उसमें बालक क्या करता है? बार बार प्रयास करके सीखता है। इस अवस्था में क्या करता है बालक? बार बार कोशिश करेगा, किसी भी काम को करने की बार बार कोशिश करेगा और उससे सीखेगा। जैसे मैंने बोला ना कि आप बेड पे उसके सामने थोड़ा दूर खिलौना रख दीजिए, तो वो कोशिश करेगा कि चादर को इकट्ठा करके मैं उसे उठा लूं, ठीक है। तो जब वो एक बार उठा लेगा तो फिर दूसरी बार आप कीजिए तो वो फटाफट से उसे ऐसे ही उठाएगा। तीसरी बार तो वो इतना परफेक्ट हो जाएगा, आप खिलौने को रखिए, उसके बाद चादर को अपने पास खींचेगा, खिलौना उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है? कोशिश बार बार प्रयास करके सीखना शुरू कर देता है। इसके बाद लास्ट कौन सी स्टेज होती है? मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज करना। ये कब से कब तक होती है? 18 से 24 माह के बीच। तो बालक क्या करता है इस अवस्था में? वस्तु स्थायित्व आना, यानी अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखना, इकट्ठा करके रखना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ना कि जब बच्चा 18 से यानी 2 साल तक का हो जाता है, 24 महीने तक का, तो वो अपने सारे खिलौनों को इकट्ठा करके पूरी दुकान लगा के बैठ जाएगा, है ना। देखा होगा ना, दुनिया भर के खिलौने इकट्ठा करेगा, सबको अच्छे से रखेगा, दुकान लगाएगा पूरी। और मतलब कहने का मतलब ये है कि वस्तु स्थायित्व आना। उसके अंदर क्या होता है कि वस्तुओं को अच्छे से रखना और वस्तुओं को इकट्ठा करना। जितनी भी चीजें हैं, जितने भी उसके खेलने का सामान है, उन सारी वस्तुओं को क्या करेगा? उसे इकट्ठा करना आ जाता है। किस एज में? 18 से 24 मंथ की जो माह की जो एज होती है उस अवस्था में। ये कौन सी हो गई? ये हमारी हो गई संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी इंद्रिय जनित गामा अवस्था, जिसकी मैंने आपको विशेषताएं बता दी। कौन कौन सी? जन्म से ये कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा आंख नाक कान से सोचता है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोता है। जिन वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है उसी में क्या है? उसके लिए उसी का अस्तित्व है। वो सोचता है कि जो मेरे सामने है वही सब कुछ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है। किस तरह की वो एक्टिविटी करता है, उसी हिसाब से उसकी बुद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस तरह की अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। इसकी फिर 6 स्टेज है। कौन कौन सी है? प्रतिव्रत है, जो 0 से 3 दिन तक का समय है। इसमें बच्चा क्या करता है? मुंह में अंगूठा डालकर चूसना शुरू कर देता है। दूसरी है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया, 1 से 4 माह तक इसमें बार बार क्रियाओं को बार बार अपनी एक्टिविटी को दोहराता है। तीसरी है गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया, इसलिए 4 से 8 माह तक होती है। चीजों को क्या करता है? उलट पुलट करना सीख जाता है। चौथी है गौण स्कीमेटा, जो 8 से 12 माह तक होती है, वो सबकी नकल करना सीख जाता है बालक। पांचवी है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया, 12 से 18 माह, जो बार बार प्रयास करके सीखता है बच्चा, बार बार कोशिश करके सीखना शुरू कर देता है। और लास्ट है मानसिक संयोग द्वारा साधनों की खोज, यानी वो अपने जितने भी अपना दिमाग लगाकर क्या करेगा? अपने जितने भी खेलने के साधन होंगे, जितने भी खेलने का उसका सामान होगा, उनकी खोज करनी शुरू कर देता है। यानी वस्तुओं का स्थायी यानी वस्तुओं को अच्छे से स्थान देना, उन्हें एक जगह रखना, उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी पहली अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसे फटाफट नोट डाउन करेंगे। दूसरी अवस्था कौन सी आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। कब तक? 2 से
7 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है। अपने परिवेश की जो उसके आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती है वो उन्हें क्या करना शुरू कर देता है, उन्हें पहचानना शुरू कर देता है और उनमें विभेद करना, यानी उसे ये पता चल जाता है कि ये चीज किस लिए है और ये चीज किस लिए है, उन्हें उनका भेद पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, जीववाद। जीववाद यानी खिलौनों को जीवित समझना। आपने देखा होगा लड़की होगी तो वो अगर गुड़िया से खेलती है तो वो उसे जीवित समझती है। वो क्या करती है, पूरा दिन उसके साथ उसे खिलाएगी, नहलाएगी, फिर सुला देगी। वो क्या समझती है कि जैसे मैं हूँ, मतलब अपने लिए वो क्या समझती है कि जैसे जिस तरह से मैं हूँ, सब कुछ सोचती हूँ, ऐसे ही मेरी गुड़िया भी सोचती है। अगर लड़का होगा उसके पास कोई गाड़ी होगी, कार होगी, तो वो उसे जीवित समझता है। वो सोचता है कि अगर ये गाड़ी दीवार में लगी जाके तो इसे चोट लग जाएगी, ये टूट जाएगी। तो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, जीववाद में खिलौनों को जीवित समझते हैं। ये सोचते हैं कि अगर इन्हें टूट फूट होगी तो इन्हें भी चोट लगेगी, इन्हें भी दर्द होगा, तो वो उन्हें बहुत ही सहज और संभाल कर रखते हैं। दूसरा क्या है, अहम केंद्रित। इस अवस्था में बच्चे के अंदर अहम केंद्रितता की भावना होती है। मतलब बच्चा क्या चाहता है कि अगर कोई कितने साल तक, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, तो उस बीच में अगर बच्चा कार्टून देख रहा है ना, अगर उसने कार्टून का चैनल लगा लिया तो उसके अंदर क्या होगी, अहम केंद्रितता की भावना, यानी वो सोचता है कि सभी कार्टून देखे। वो क्या सोचता है बच्चा कि अगर मैं कार्टून देख रहा हूँ तो मेरा पूरा परिवार बैठ के कार्टून ही देखे। वो ये सोचता है, उसके अंदर क्या होती है, अहम की भावना होती है कि जो मैं चाहता हूँ बस वही हो और कुछ ना हो, मेरे खिलाफ कोई ना जाए। इस अवस्था में बच्चा हर किसी को कार्टून देखने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तीसरी होती है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण से का अभिप्राय है, आप मान लीजिए मतलब एक ही चीज पे अपने माइंड को फोकस करना। केंद्रीकरण का मतलब है कि एक ही चीज पे बच्चा ध्यान देगा। आप उसके पास चार पांच तरह के नोट रख दीजिए, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का। ठीक है, तो उसमें से नहीं 4 नोट रख दीजिए आप 100 के और एक रख दीजिए उसमें से 500 का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो सबसे अलग होगा उसे जाके उठा लेगा। तो उसका दिमाग उस समय क्या काम करता है, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है कि ये सबसे अलग है, मुझे यही लेना है। ठीक है, केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि एक चीज पे फोकस करना। केंद्र यानी जो मेन होता है, मुख्य होता है, मध्य में स्थित होता है, उसे बोलते हैं ना केंद्र। तो केंद्रीकरण से अभिप्राय है कि किसी एक चीज पे फोकस करना। बच्चे का दिमाग चारों तरफ नहीं चलता, वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद आता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा संख्याओं का उलटना पलटना सीख जाता है। संख्याओं को उलटना पलटना सीख जाता है ना, 2, 3, 5, 8, 10, 12 क्या सीख जाता है, संख्याएं उल्टी सीधी बोलना शुरू कर देता है। मतलब उसे सही ज्ञान नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, उस स्थिति को अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या अभिप्राय है कि प्रतीकों के आधार पर बच्चा चिंतन करने की कोशिश करता है। प्रतीक यानी चिन्ह। आप उसे किसी चीज का चिन्ह दिखा दिए, कोई प्रतीक दिखा दीजिए, ठीक है, तो वो उसी के हिसाब से उस पर सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा कि जैसे उसे आपने कुत्ता दिखा दिया, कुत्ते की फोटो दिखा दी, बिल्ली की फोटो दिखा दी, तो वो उसी हिसाब से उस पर सोचना शुरू करेगा। मतलब जो उसके सामने है ना, वो उसी के बारे में चिंतन करना शुरू करेगा और कुछ नहीं सोच सकता उससे अलग, क्योंकि वो अवस्था बहुत छोटी अवस्था होती है। नेक्स्ट आता है, नोट करके लिखेंगे इस चीज को, कि इस अवस्था में बच्चे में तर्क शक्ति नहीं होती। मतलब रीजनिंग पावर उसके अंदर नहीं होती, तर्क शक्ति नहीं होती उसके अंदर। क्या होता है कि बच्चा कोई तर्क नहीं कर पाता। क्या छोटी अवस्था होती है, छोटी एज होती है, तो कैसे तर्क वितर्क की जो स्थिति होती है वो उसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट क्या है कि इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास भी हो जाता है। बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना तो शुरू कर देता है, लेकिन भाषा जो होती है उसे थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देता है। 7 वर्ष तक की अवस्था में वो भाषा का विकास उसमें थोड़ा थोड़ा होना शुरू कर देता है। मतलब पूर्ण विकास नहीं हो पाता उसके अंदर भाषा का कि कैसे बोलना है, कैसे करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे भाषा का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। और लास्ट पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में बच्चा नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जब बच्चा नई नई चीजों को देखेगा तो क्या करेगा, उससे वो सीखने की कोशिश करेगा, इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। उसे देखेगा कि घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, घर में कौन कौन लोग हैं, किससे कैसे बात करनी है, कैसा करना है। तो वो जो बच्चा होगा वो क्या करेगा कि धीरे धीरे उन नई नई चीजों को सीखना शुरू करेगा। उसे जो बताया जाएगा वो उसी बात पर फोकस करेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्राक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है,
इसमें ये कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें क्या विशेषता है इसकी कि इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करना सीख जाता है। मतलब उसके आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उन सभी में वो भेद करना सीख जाता है कि ये किसके लिए है, ये किसके लिए है। विशेषताएं क्या है? जीववाद की भावना कि वो खिलौनों को जीवित समझना शुरू कर देता है, मृत का समझना शुरू कर देता है। यानी अगर उसकी गुड़िया को चोट लग जाए या उसकी लड़के की गाड़ी को चोट लग जाए तो वो सोचता है कि ये मर गई, ठीक है, ये मतलब इसे चोट लग गई है, ये मर चुकी है, वो परेशान हो जाता है, ठीक है, कि मेरी गुड़िया को चोट लगी है, मेरी गाड़ी टूट गई है, ये मर गई है। तो उसके अंदर क्या किस चीज की भावना होती है कि वो जितने भी खिलौने होते हैं उन्हें जीवित या मृत समझने लगता है। उसके बाद है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित मैंने आपको बता ही दिया कि वो सोचता है कि जो मैं करूं मेरे विरुद्ध न जाए, कोई मेरा कोई विरोध ना करे, अगर मुझे कार्टून देखना है तो सब कार्टून ही देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? केंद्रीकरण, मतलब एक चीज पे फोकस करता है, ज्यादा उसका दिमाग नहीं चल पाता इस एज में, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है। इसके बाद इस अनुत्क्रमणीय यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? संख्याओं को उलटना पलटना सीख जाता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी प्रतीकों के आधार पर चिंतन करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चे में तर्क शक्ति नहीं होती, यानी बच्चा तर्क नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास भी होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो भाषा सीखनी शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बच्चा नई सूचना और अनुभवों का संग्रह करता है, यानी नई नई जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कौन सी अवस्था आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी थी? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी थी? संवेदी प्रेरक अवस्था। तीसरी कौन सी आती है? 4 अवस्थाएं बताई ना, तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है? ये होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में। कितने वर्ष के? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है, मतलब उसे विश्वास हो जाता है सारी चीजों पर कि हाँ ये सच में है। वो क्या करने लगता है? हर चीज पर विश्वास करने लगता है। लंबाई, भार आदि पर चिंतन करता है, ठीक है, कि उसका भार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, उन सारी चीजों पर, और इनसे संबंधित जोड़, घटा, गुणा, भाग, इन सारी चीजों के जो भाग सवाल होते हैं वो उन पर कोशिश करनी शुरू कर देता है, मतलब उन्हें निकालना शुरू कर देता है। लेकिन उनका नियम क्या है? उनका नियम क्या है वो उसे समझ में उस समय अच्छे से नहीं आता, ठीक है। इसके बाद विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं है तर्कना की शक्ति, तर्कना की उत्पत्ति, मतलब उसके अंदर तर्कना की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, किसी भी चीज के बारे में तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर रीजनिंग पावर उत्पन्न होने लगती है। रीजनिंग पावर की जो रीजनिंग की जो शक्ति है, वो रीजनिंग पावर क्या है? वो आने लगती है। बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन जो उसके सामने हो उसी पे तर्क करेगा वो, और अलग से नहीं सोच सकता कि इसका अलग से भी कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जो उसी के सामने होगा वो सिर्फ उसी पे तर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आत्मकेंद्रिता को छोड़ना। आत्मकेंद्रिता को छोड़ना मतलब ये क्या था यहाँ पे? अहम केंद्रित, ठीक है। वो क्या चाहता था बच्चा कि जो अगर मैं देख रहा हूँ कार्टून तो सभी कार्टून देखे, तो यहाँ पे क्या करता है? वो आत्मकेंद्रिता को छोड़ देता है, मतलब सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। उसका सोचने का मतलब ये है, वो इस अवस्था में क्या सोचता है कि अगर मैं जो चाहता हूँ सब वही करे तो वो सही नहीं है। वो इस बात को समझना शुरू कर देता है कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कार्टून देख रहा हूँ तो तू पूरा परिवार कार्टून देखे, मेरा ये सोचना गलत है। वो इस बारे में सोचना शुरू कर देता है। यहाँ क्या सोच रहा था? वो यहाँ सोच रहा था कि अगर मैं कार्टून देखूंगा तो पूरा परिवार कार्टून देखेगा, लेकिन इस अवस्था में जाकर वो थोड़ा सोचना शुरू कर देता है कि अगर मुझे कार्टून अच्छे लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे परिवार को कार्टून अच्छे लगे। इसके बाद क्या है? उत्कर्मणीय। उत्कर्मणीय का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या था? अनुत्कर्मणीय। इस अवस्था में क्या हो गया? उत्कर्मणीय। कि बच्चा संख्या के क्रम पलटना सीख जाता है। बच्चा क्या करता है? संख्या को सही दिशा में लगाना सीख जाता है। जो उल्टे पुल्टे क्रम थे उन्हें क्या करना है? वो सही दिशा में सही तरह से लगाना सीख जाता है। टूटे खिलौनों को जोड़ना सीख जाता है ना। जो टूटे फूटे खिलौने, अगर उसके खिलौने टूट जाए तो वो उसमें पूरा वैज्ञानिक बना रहेगा, जब तक उसे ठीक नहीं कर देगा, सारी चीजें लेके बैठ जाएगा, उस खिलौने को जोड़ ही देता है। मैंने बोला ना कि कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ थोड़ा नॉर्मल यानी मंद बुद्धि टाइप के बच्चे होते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे? जब तक उस खिलौने को जोड़ नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। तो इस अवस्था में जाकर क्या करता है बच्चा? खिलौने, टूटे हुए खिलौने को जोड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या आती है? ये कौन सी अवस्था हो गई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक? 7 से 11 वर्ष तक। ये नोट डाउन करते हुए भी चलना है आपको फटाफट से, ठीक है।
इसमें क्या क्या बताया मैंने आपको कि इसमें बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन जो उसके सामने हो उसी पर तर्क करेगा, आत्मकेंद्रिता को छोड़ देता है, उत्कर्मणीयता यानी टूटे खिलौनों को जोड़ना शुरू कर देता है और संख्या क्रम पलटना सीखता है। और इस अवस्था में क्या करता है बालक, विश्वास करने लगता है सारी चीजों पर। ये क्या हो गई, मूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई 7 से 11 वर्ष। अब चौथी अवस्था क्या है, अनौपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होती है, 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक अवस्था भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, निर्णय लेने की कोशिश करता है, कि उसे फैसले लेने की कोशिश करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा। तो वो इन सारी चीजों पर सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्या है कि इस अवस्था में भाषा संबंधी विकास अपनी ऊंचाई छूने लगता है, यानी इस अवस्था में बच्चा अपनी भाषा में सुधार लाना शुरू कर देता है, बहुत अच्छे से उसे भाषाओं का ज्ञान होना शुरू हो जाता है और वो भाषा के स्तर पर क्या करता है, ऊंचाई छूने लगता है, यानी अपनी भाषा को बहुत अच्छा करने का प्रयास करने लगता है। नेक्स्ट क्या है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है कि जो चीज सामने नहीं है उसके बारे में सोचना। अमूर्त चिंतन होता है कि जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में, यहाँ में मैंने क्या बताया था कि वो किस चीज के बारे में सोचेगा, जो उसके सामने है वो सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा। लेकिन इस अवस्था में जाके वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी जो चीज उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में भी सोचता है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, उसके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि हवा कहाँ से आ रही है, क्यों चलती है। वो इन सारे प्रश्नों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, परिकल्पना। उसके अंदर क्या आ जाती है, परिकल्पना क्या होती है, किसी चीज के बारे में सही अनुमान लगाना। मतलब उसके अंदर परिकल्पना आ जाती है कि वो किसी भी चीज के बारे में क्या करता है, सही अनुमान लगाना शुरू कर देता है। पहले उस अवस्था में क्या था कि उसे किसी चीज के बारे में वो सही अनुमान नहीं लगा पाता था, जो उसके सामने थी वो उसी के बारे में सोच सकता था। लेकिन इस अवस्था में जाके वो सही अनुमान लगाना शुरू कर देता है कि ये सही है और ये गलत है। उसे सही और गलत के बीच का जो भेद है वो पता चल जाता है, उसे इन चीजों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, निगमन। निगमन क्या है, निगमन का अर्थ होता है नियमों के ऊपर चिंतन। मतलब उसे वो नियमों के ऊपर चिंतन करने लगता है, डिसिप्लिन के, अनुशासन के ऊपर चिंतन करने लगता है, रूल्स के ऊपर चिंतन करने लगता है कि किस तरह के नियम है जो मेरे घर में भी है, बाहर भी है, समाज में भी है, स्कूल में भी है, जहां पर भी हम जाएंगे उन सारी चीजों के बारे में वो सोचने लगता है कि हर क्षेत्र में हर चीज के कोई ना कोई नियम है और वो उन सारी चीजों के बारे में बालक सोचना शुरू कर देता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, अनौपचारिक अवस्था हो गई, जो कब से कब तक है, 11 से 15 वर्ष तक है। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें बालक की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो अच्छी हो जाती है। बालक समस्या का समाधान करना शुरू कर देता है, फैसले लेने शुरू कर देता है और क्या करता है, उसे भाषा संबंधी जो ज्ञान होता है वो ऊंचाई छूने लगता है। मतलब उसे भाषाओं का अच्छा ज्ञान होने लगता है और अमूर्त चिंतन यानी जो चीज उसके सामने नहीं है वो उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। परिकल्पना यानी किसी चीज के बारे में सही अनुमान लगाना शुरू कर देता है और निगमन यानी नियमों के ऊपर सोचना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। तो ये कितनी अवस्थाएं हो गई, 4 अवस्थाएं हो गई। किसकी, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार, जीन पियाजे। हमारा कौन सा सिद्धांत चला हुआ है, जीन पियाजे का सिद्धांत चला हुआ है और उसमें हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा उसमें संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। ठीक है, इसके आगे जो जीन पियाजे के सिद्धांत में और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको हमारा सपोर्ट करना ही होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।